मैं सभी उपस्थित श्रोतागण को नमन करती हूँ और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने आज समय दिया है उनको भी नमस्कार करती हूँ और उनका अभिवादन करती हूँ। आज रविवार 8 अक्टूबर 2022 2 अक्टूबर क्षमा चाहती हूँ। आज रविवार 2 अक्टूबर 2022 को मैंने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के मासिक कार्यक्रम के लिए एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है और मैं बहुत गर्वित और प्रसन्न महसूस करती हूँ, प्रसन्नता महसूस करती हूँ कि मैं अपने माता पिता श्रीमती निर्मला पुरी और अपने पिताजी रोशन लाल पुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक मासिक कार्यक्रम उनकी याद में करती हूँ। और इसमें जो मेरा उद्देश्य है वो भाषा और संस्कृति को अपने मन से आगे बढ़ाने का, आप सबके सहयोग के साथ उसको आगे लेकर जाने का एक मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए जो कविगण, जो श्रोतागण जुड़ते हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जयंती के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, मैं जो बताऊंगी थोड़ा सा वो इसलिए नहीं कि आप लोगों को नहीं मालूम है, जस्ट इसलिए कि मुझे आज उनको भी श्रद्धांजलि देनी है और उनके लिए भी अपने मन से श्रद्धांजलि फूल अर्पित करने हैं। तो अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी जी, जिनको हम प्यार से बापू कहते थे और अभी भी कहते हैं और कहते रहेंगे, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण परिवार में गुजरात में के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ये हमने शायद बचपन से जब हम पढ़ते आ रहे थे, पहली कक्षा से हमें बताया गया था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे स्वभाव से शांत और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करने वाले जो शास्त्री जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, और लेकिन वो गांधीवादी परंपरा में पूरा विश्वास रखते थे और वो और नेता भी थे लेकिन वो भी बहुत विश्वास करते थे। तो हमारे देश में गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया हुआ है, छुट्टी होती है और इस बार तो वैसे ही रविवार आ गया है। तो गांधी जयंती के रूप में उनके जन्मदिन मनाकर देश राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांधी जयंती सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि कई देशों में मनाई जाती है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर के दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। आज देश विदेश में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संघर्ष के लिए दो देशभक्तों की याद में पूरे देश में आज समारोह आयोजित किए जाते हैं और कुछ जगह पर इस दिन को शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती किसानों द्वारा भी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, क्योंकि हमें याद है कि उन्होंने अब उनके जीवन और कृषि में विकास से संबंधित बहुत बड़ी उनकी भागीदारी थी और वो महान नेता थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का हमें नारा दिया था। और वो हमेशा कहते थे कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी और बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एक संदेश था। आज और भी दिन चल रहा, आज नहीं कुछ दिनों से कुछ और भी शुभ दिन चल रहे हैं और आजकल नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय पर दुर्गा पूजा की जाती है। कई लोग माँ भगवती का जागरण करते हैं और कई लोग व्रत रखते हैं। तो आज हम सबको नवरात्रि के दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए, और आज का जो दिन है 7वें दिन, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से वो जानी जाती है। तो मैं ये सब कहते हुए, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और आज 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से हम उनको भी याद करते हैं, नमन करते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सभी जो प्रतिभागी दर्शक जुड़े हैं उनको
बताती हूँ कि हमारे साथ इंदु राज निगम जी गुरुग्राम से जुड़ी हैं, इंदु बारोट जी यूनाइटेड किंगडम से, अरुण कुमार पासवान जी नोएडा से, धर्मपाल जैन जी टोरंटो से, आलोक शर्मा जी गाजियाबाद से, स्नेह सुधा नवल जी वर्जीनिया से और मीना चोपड़ा जी मिसिसागा कनाडा से जुड़ी हूँ। आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद, आपको बारंबार नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सदैव गणेश जी का आशीर्वाद लेती हूँ एक साधारण मंत्र के साथ कि वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इसको एक काव्य गोष्ठी के रूप में आरंभ करने के लिए हम माँ शारदे का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और मैं आज जो हमारे साथ जुड़ी है इंदु राज निगम जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर सरस्वती वंदना करें और हम सबको अपना अपने अपने स्वर में माँ सरस्वती वंदना का हम सबको हमें हमारे सम्मुख सरस्वती वंदना का गीत या मंत्र या जो भी चाहे उनकी कविता है उसको आप प्रस्तुत करें और हम सबको माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए इंदु निगम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। माँ वाणी को नमन करती हूँ और पटल पर सभी को प्रणाम करते हुए माँ की वंदना का आदेश हुआ है। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आज हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हो और अपने हम सभी सरस्वती पुत्र पुत्रियों को अपना आशीर्वाद दे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। वंदना करती हूँ। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। दूसरा छंद देखिएगा। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, छंद भी अपनी पलके भिगोने लगे, छंद भी अपनी पलके भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे, शब्द निश प्राण थे, भाव निस्तेज थे, शब्द निश प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम छंद देखिएगा। जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, शारदे माँ
माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, आपकी जो रचना और आपका जो स्वर माँ शारदे तक अवश्य पहुंचा होगा, और हम चाहते हैं कि माँ शारदे हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारी लेखनी, हमारी शिक्षा, हमारी विद्या इसी तरह चलती रहे। और जितने धन्यवाद इंदु जी। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग मतलब अगर वो वाह करना चाहे, कोई कमेंट देना चाहे तो अनम्यूट करके म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, कोई कई बार मन करता है कि बहुत अच्छा कहने को मन बहुत करता है। अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा है इंदु जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ जी, बहुत हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली कवियत्री जो कि हमारे साथ बहुत से कवि, वो आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। आलोक जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैंने उनको एडमिट तो कर लिया था, अभी देख लेती हूँ। तो मीना चोपड़ा जी हमारे साथ सबसे पहली कवियत्री जो कि अपनी कविता सुनाएंगी। उनका मैं देखिए परिचय सबके बहुत है, आप लोगों ने इतने इतने काम किए हैं, अपने अपने हर क्षेत्र में बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि मीना चोपड़ा जी जो हमारे साथ कनाडा मिसिसागा कनाडा से जुड़ी हैं, वे एक कवियत्री होने के साथ साथ वे चित्रकार भी हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। इनके 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और कनाडा में भी, ये कनाडा में निवासित कवियों का एक इन्होंने एंथोलॉजी पर भी सह संपादन भी किया है और भी कई अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। तो इनका इसके साथ साथ जो है एक लेखनी के साथ साथ इनका, जैसे मैंने बताया, चित्रकार भी हैं। तो इनको जो सम्मान मिले हैं वो बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से सम्मान इनको प्राप्त है, जिसमें से महादेवी वर्मा विश्व हिंदी सम्मान जिसके लिए मैं नाम लेती हूँ, बाकी बहुत और भी सम्मान इनको सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षण भी करती हैं और ये आजकल मेटावर्स के, अभी इन्होंने मेटावर्स के वर्चुअल प्लेन पर एक प्रॉपर्टी पोएट्री गैलरी बनाने में बिजी थी और उसका इन्होंने उद्घाटन 24 सितंबर को किया है। तो मीना जी, आपको आमंत्रित करने के लिए मैं गांधी जी की कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करूंगी। किसी एक कवि ने जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, मुझे अच्छा लगा उनका ये उनकी पंक्तियां। उन्होंने गांधी जी के चित्र को देखकर लिखा है कि दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो। ये आप सोच सकते हो कि किस वक्त उन्होंने लिखा होगा कि दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। जीकर जीवन को अब जीना नहीं सुलभ है हमको, मरकर जीवन को फिर जीना सहज सुलभ है तुमको। कितनी गहरी बात है उन्होंने कही है। और इन्हीं पंक्तियों से मैं मीना चोपड़ा जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप पटल पर आइए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, और इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर पटल और बहुत ही अच्छा पर्व भी है। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इन पंक्तियों के साथ, और आज की दुनिया में जो अशांति फैली हुई है और जो ईश्वर करे कि ये युद्ध और ये सब समाप्त हो, इस संदेश के साथ मैं अपनी पहली कविता शुरू करती हूँ। एक बात पूछना चाहती हूँ, कितना वक्त है हमारे पास? आप देखिए समय 8 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिए, उसमें 2 कविताएं जी 2 तक बहुत अच्छा रहेगा। जी नहीं, मेरी तो छोटी छोटी होती हैं, 1-1 मिनट की, तो 3-4 फिर आप देख लीजिए, कोई नहीं, आप पढ़ दीजिएगा। तो ठीक। कविता का शीर्षक है ओस की एक बूंद। बहुत खूब। ओस में डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से।
ओस में डूबता अंतरिक्ष विदा ले रहा है, अंधेरों पर गिरती तुषार और कोहरों की नमी से। और यह बूंद न जाने कब तक जिएगी इस लटकती टहनी से जुड़े पत्ते के आलिंगन में। धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ। धूल में जा गिरी तो फिर मिट के जाएगी कहाँ। ओस की एक बूंद बस चुकी है कब की मेरे व्याकुल मन में। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा भाव है। दूसरी कविता का शीर्षक है आनंद मठ। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद हो हैं मुट्ठी में अब तक। हाथों की वो छुअन और गर्माहटें बंद हैं मुट्ठी में अब तक। ज्योतिर्मय हो चली हैं हथेली में रखी रेखाएं। लाखों जुगनू हवाओं में भर गए हैं। लाखों जुगनू हवाओं में भर गए हैं। तकदीरें उड़ चली हैं आसमानों में। सदियों की कोसी धूप छिटक रही है दहलीज तक। और तुम कहीं दूर, और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। और तुम कहीं दूर मेरी रूह में अंकित आकाश रेखा पर चलते हुए एक बिंदु में ओझल होते चले गए। डूब चुके हो जहां नियति सागर की बूंदों में तैरती है। डूब चुके हो जहां नियति सागर की बूंदों में तैरती है। मेरी मुट्ठी में बंधी रेखाएं ज्योतिर्मय हो चुकी हैं। तुम्हारी धूप मुझ में आ बसी है। क्या भाव है, क्या भाव है। मुट्ठी में बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा भाव। अच्छी कविताएं और बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत आपका आभार। और एक कविता है तो कविता शीर्षक भी कविता ही है। और ये कविताएं मैं अपनी पुस्तक सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है से पढ़ रही हूँ। स्वागत है आपका। वक्त की सियाही में तुम्हारी रोशनी को भरकर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज पर कदम कदम चलना। वक्त की सियाही में तुम्हारी रोशनी को भरकर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज पर कदम कदम चलना। एक नए वजूद को मेरी कोख में रखकर माहिर है कितना इस कलम का मेरी उंगलियों से मिलकर तुम्हारे साथ साथ यूं सुलग सुलग चलना। धन्यवाद। क्या बात है मीना जी। पहली बार आपके साथ पटल पर ऐसे जुड़ना और सुनना पहली बार। बहुत सुंदर रचना है मीना जी आपकी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार। बहुत अच्छी कविता है। बहुत छोटी छोटी कविताएं बहुत अच्छी। हाँ, छोटी छोटी हैं और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गहरी है, भावों से, गहरी भावों से भरी हुई। बहुत बहुत बढ़िया। और आपने पढ़ा भी बहुत अच्छी तरह से। बहुत धन्यवाद आपका धर्म जी। आप तो प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर। धन्यवाद। हाँ जी। तो ये कविता, इसका शीर्षक है और कुछ भी नहीं। हम लोग सियाही की बात कर रहे थे तो उसी के भाव में है। ख्यालों में डूबे वक्त की स्याही में कलम को अपनी डुबोकर आकाश को रोशन कर दिया था मैंने। ख्यालों में डूबे वक्त की स्याही में कलम को अपनी डुबोकर आकाश को रोशन कर दिया था मैंने। और यह लहराते घूमते फिरते बहकते बेफिक्र से आसमानी पन्ने न जाने कब चुपचाप आके छुप बैठे कलम के सीने में।
और ये लहराते घूमते फिरते बहकते बेफिक्र से आसमानी पन्ने न जाने कब चुपचाप आके छुप बैठे कलम के सीने में। नज़में उतरी तो उतरती ही गई मुझ में, नज़में उतरी तो उतरती ही गई मुझ में, आयतें उभरी तो उभरती ही गई तुम तक। आंखें उठी तो देखा कायनात जल रही थी, आंखें उठी तो देखा कायनात जल रही थी। जब ये झुकी तो तुम थे और कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर। एक क्या और बात। पढ़ देती हूँ। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पढ़ देती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक रिश्ता लय और प्रलय के बीच की दूरियों को नापता, लय और प्रलय के बीच की दूरियों को नापता, साजिश में वक्त की लिपटा, जल से सघन बादलों में, बादलों के भरा भरा चमकती बिजलियों में उलझकर कांपता रहा एक रिश्ता, एक रिश्ता। बादलों से टपकता, धुंध में लटकता, बचता बचाता आ गिरा छिटक के जमी की गोद में, टूट के कहीं से एक रिश्ता यूं ही भटकता भटकता। मौन हो गई है जमी मेरी, सूंघ के सांप रह गई है, जल जल के धुआं हो चुकी है, गति को अपनी ढूंढती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी और आप सबका मुझे ये सुनने के लिए। बहुत सुंदर वीना जी, बहुत सुंदर रचनाएं, छोटी छोटी लेकिन भाव बहुत गहरे। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि कभी पूरी पुस्तक आपसे सुनने के लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे, तो फिर आपकी पूरी पुस्तक को सुनेंगे और आपके भाव जो है वहां तक अपने मन से जा पाएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अब अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, और हमारे साथ जुड़े हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, आप जुड़े हुए हैं? आलोक शर्मा जी, उनको मैंने एडमिट तो कर दिया था, तो पता नहीं कह रहे सुषमा जी हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं, किसी और नाम से जुड़े हो तो अलग बात है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी दिख नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर रमेंद्र कुमार शर्मा है, मैंने कहा कई बार कोई और नाम से आते हैं तो मुझे नहीं दिख रहे। मैं उनको एक बार, उन्होंने ना मुझे ये भी कहा था कि मैं कर नहीं पा रहा, फिर मैंने उनको लिखा था कि अभी भी ज्वाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो नहीं जवाब दिया उन्होंने। तो मैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जब वो ज्वाइन कर लेंगे हम उनको तब आमंत्रित कर लेंगे जी। तो मैं अब हमारे साथ जो अगली कवित्री हैं, जो कि हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़ी हैं, इंदु बारोट जी, आप जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। अब जैसे परिचय मैंने कहा, सबके बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े परिचय खूब विस्तृत रूप में होते हैं, तो मैं उनका बस ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो भी एक अध्यापिका हैं, कवित्री भी हैं, लेखिका हैं, और इन्होंने और यूनाइटेड किंगडम में आकर भी काफी शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सी सर्टिफिकेशन वगैरह प्राप्त किए हैं। तो वो एक गुरुकुल, जो मुख्य बात बताना चाहूंगी कि वो गुरुकुल यू के नाम से एक संस्था चलाती हैं, और वो वहां पर हिंदी का शिक्षण करती हैं, और इनकी भी कई कविताएं, कई पत्रिकाओं में लेख कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, और इनको भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित स्थान, और कितने, देखिए हमारे भारत में, विदेश में कितने स्थान है, कितने जो लोग सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, इनकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं सबका नहीं पढ़ते हुए, बल्कि आपको समय दूंगी कि आप अपने बारे में हम अलग से जान लेंगे। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, अपनी कविताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करिए। इंदु बारोट जी, आपको मैं मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियों से
आमंत्रित करना चाहूंगी। मैथिली शरण गुप्त की जो एक कविता है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, उलट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से। और आपका पटल है इंदु बारोट जी, अब आप आइए और अपना काव्य पाठ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत सुषमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच प्रदान किया और इतने बड़े विद्वान और विदुषियों से मुझे सुनने का मौका मिला है। तो पहले तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुन चुके हैं, तो मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ कि आप इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में आज मैं भी कविता बोल रही हूँ। तो मेरी एक कविता है छोटी सी, जो यहाँ पे हाई कमीशन में एक प्रवासी मन करके साझा संग्रह निकला था, तो उसमें मैंने 4-5 कविताएं दी थी। तो मेरी एक मुझे जो पसंद है, मैं पहले वो बोलना चाहूंगी। मैं छोटी छोटी 2 कविता है, तो मैं 2 कविताएं बोलना चाहूंगी। हाँ इंदु जी, आपका स्वागत है, पटल आपका है, आप 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, आप 8, 7, 8 तक जितना पढ़ सकते। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक है कि प्रवासी मन के लिए, हाँ यह मेरा शहर है लंदन, शहर है मेरा उत्कृष्ट शानदार व्यस्त, सर्दी की रात में चमकता चांदी सा, फिर यह अकेलापन आखिर क्यों झुलसाता है मुझे। हाँ यह मेरा शहर है लंदन, आराम मशीनें विज्ञान सब कुछ तो है यहाँ, मेरे दिल की धड़कने क्यों इस शहर की धड़कनों से थोड़ा अलग थलग है। ट्रैफिक भी है, भीड़ भी है और हरियाली भी है, कुछ तो फिर भी कमी है, मन कुछ टटोलता है, कुछ तो कमी है कहीं। हाँ यह मेरा शहर है लंदन, यही तो मेरा शहर है। टावर ब्रिज पर चलना, थेम्स के किनारे टहलना, वहां की भीड़ मेरी आंखों में ले आती है एक अकेलापन, एकाकीपन और सूनापन। बिग बैन और लंदन आई की रोशनी, चमक और भव्यता मुझे अपना नहीं बना पाती। दिवाली, दशहरा, नवरात्रि का गरबा मुझे यहाँ एक अकेला सा कर जाते हैं। मेरी ही परछाई मुझसे दूर खड़ी है, रिश्तों की महक से दूर, तन्हाई का राग दूर कहीं बज रहा है, नहीं देता वो मुझको सुनाई। हाँ ये मेरा शहर है लंदन, शहर है मेरा। धन्यवाद। मुझे लगता है, आप बताइए कैसी लगी मुझे ये। देखिए, मैं सबसे पहले तो इंदु जी, जो आपने चित्र हमें लंदन का दिया है, जो लोग नहीं गए हैं वो भी बहुत सुंदर रचना। और दूसरी बात में ये बिल्कुल इंदु जी आपने सही कहा, लेकिन असली बात ये है कि जो कवि के भाव होते हैं ना, जी तो वो दिल से लिखता है। और कोई कविता अच्छी बुरी छोटी बड़ी भाव बिल्कुल से निकलते हैं, तो हर कविता बिल्कुल, बस ये भाव है जिनको मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, नहीं, बहुत सुंदर इंदु जी। अच्छे से पिरोया है। धन्यवाद। एक और है, वही यही है, वो हाँ भी जी। इसी से है कि मुझे बहुत याद आता है। तो वही है कि दूर देश से बैठे रहते हैं, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो याद करते रहते हैं और अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो के लिखते रहते हैं। तो मैं मेरी एक और कविता पेश करना चाहूंगी। वो बिल्कुल, है आपका स्वागत है। बहुत याद आता है मुझे, बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना। बस में बैठ सबसे पीछे वाली सीट पर जोर जोर से गाना और चिल्लाना। कितना छोटा लगता था वो मीलों का लंबा सफर, जब दिखने लगते तिबारा वाले कच्चे पक्के मिट्टी वाले घर। तिबारा वहां एक बस स्टैंड होता था हमारे नानी के घर की तरफ, तो उसको मैंने लिखा है कि जब दिखने लगते थे तिबारा वाले कच्चे पक्के मिट्टी वाले घर, मन का वो झूम झूम जाना मुझे बहुत याद आता है।
वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना, मामा मासी के बच्चों का संग पाकर चेहरे का खिल जाना, बड़े बड़े सब लोग भी खुश होते थे अपनी चौपाल लगाकर, बड़े बड़े सब लोग खुश होते थे अपनी चौपाल लगाकर, हम भी तो लगा आते थे खेतों के कैसे 10-20 चक्कर, ना किसी की रोका टोकी ना किसी से डरना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना, वो कुएं से पानी खींचना गोबर से घरों को लीपना, वो कुएं से पानी खींचना गोबर से घरों को लीपना, बहुत खुश होते थे भैंसों को चारा और पानी देकर, वो सुबह शाम भैंसिया का झाग वाले दूध का भर कटोरा पीना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना, उठते ही सबसे पहले मंदिर में सटपट दौड़ लगाना, पूजा की घंटी बजाने को कैसे लगाते थे चक्कर, 2 पताशे का प्रसाद पा वो हृदय का तृप्त हो जाना, 2 पताशे का प्रसाद पा वो हृदय का तृप्त हो जाना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना, खेल कूद थक हार रात को नोहरे में खुले आसमान के नीचे सबके बिस्तर लगवाना, नोहरा हम सब जानते होंगे जो बीच में सोने की जगह होती है, तो खेल कूद थक हार रात को नोहरे में खुले आसमान के नीचे सबके बिस्तर लगवाना, कितना हंसते थे जब करते नकल एक दूसरे की सब मिलकर, सोने से पहले वो मासी की कथा कहानी सुनाना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना। मैं लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगी कि जीवन की इस आपाधापी में ये सब अब कहीं खोया खोया सा लगता है, अब तो हर बच्चा नानी के घर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बस डूबा सा ही दिखता है, ये सब अब कहीं खोया खोया सा लगता है, अब तो हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ही डूबा दिखता है, कहाँ गई वो आत्मीयता अपनापन और वो मिलना जुलना। बहुत याद आता है मुझे वो हर साल छुट्टियां बिताने नानी के घर जाना, नानी के घर जाना। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना इंदु जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत और धन्यवाद। वाकई नानी का घर सबको बहुत याद आता है, आपने अपने साथ साथ हम लोगों को भी याद करा दिया। हाँ। इंदु जी ने अपनी जाति स्मृतियां बहुत अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ साझा की, बहुत अच्छी कविता है। बस नानी याद जा गई। बिल्कुल सबको। और सच्ची बात है इंदु जी, सबको मतलब एक तो भाव निकले, क्योंकि हम भी जब लिखने लगते हैं नानी कुछ ना कुछ हमारे बचपन के सबके स्मरण है, संस्मरण है, अपने सबने लिखे हैं, कोई कविता कहानी में लिखता है। धन्यवाद, आप लंदन से जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आभार। फिर आगे भी जुड़े रहेंगे, इस तरह एक दूसरे से हम परिचित हो गए हैं। आपका आभार, आपका धन्यवाद। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जो हैं हमारे, उनको आमंत्रित करती हूँ। हाँ जी, हमारे जो अगले कवि हैं वो हमारे साथ अरुण कुमार पासवान जी, जो कि नोएडा से जुड़े हैं भारत से। वे देखिए, मैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है लेकिन पढ़ दूंगी जरूर, कि वे सेवानिवृत्त हैं और वे सहायक निदेशक आकाशवाणी एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश, भारत में वहां काम करते थे, वहां से वो रिटायर हुए हैं। और वो अब भी जो उनकी संप्रति वो लेखन कविता तो और बहुत कुछ उनकी अलग अलग विधाओं में वो लिखते हैं। और उनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, श्रद्धांजलि पिताजी को, एक वो गद्य है, और अल्मोड़ा के गुलाब, अपना वतन जुहू बीच, अपना वतन अलग है, जुहू बीच ये उनका अलग, ये सब हिंदी के काव्य संग्रह हैं। और उनकी जो अंगिका काव्य संग्रह आने वाला है वो है बातें अलग। और मैं आपका स्वागत करती हूँ
अरुण कुमार पासवान जी, मैं आपको छोटी छोटी जो आप कविताएं लिखकर डालते हैं उस वैश्विक ग्रुप में, वो पढ़कर ही मुझे आपके बारे में मन किया कि मैं आपको फेस टू फेस सुनूं इस पटल पर, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद। तो मैं आपको भी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनकी जो एक कविता है बंधन। सखे मेरे बंधन मत खोल, सखे मेरे बंधन मत खोल, आप बंधा हूं आप खुलूं मैं, आप बंधा हूं आप खुलूं मैं, तू ना बीच में बोल। जूझूंगा जीवन अनंत है, जूझूंगा जीवन अनंत है, साक्षी बनकर देख, और खींचता जा तू मेरे जन्म कर्म की रेखा, और खींचता जा तू मेरे जन्म कर्म की रेखा। मैथिली शरण गुप्त जी की इन्हीं पंक्तियों से कि सखे मेरे बंधन मत खोल, आप बंधा हूं आप खुलूं मैं। इन्हीं पंक्तियों से मैं अरुण कुमार जी आपको आमंत्रित करती हूँ। ये पटल अब आपका है, आप हमें अपने काव्य पाठ से आनंदित करिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सुषमा जी, मुझे इतने महान लेखकों रचनाकारों के बीच बुलाने के लिए। आज जैसा कि विदित है कि हमारे दो महापुरुषों की जयंती है, तो दोनों ही को स्मरण कर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। पहले स्वागत बापू के लिए ये श्रद्धांजलि, एक कविता जिसका शीर्षक है कृतज्ञ। पर्वत को चुनौती देता एक शांत आंधी था, पर्वत को चुनौती देता एक शांत आंधी था। एक मिनट नीला वर्मा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, आप सॉरी चलिए जी प्लीज। पर्वत को चुनौती देता एक शांत आंधी था, अदम्य साहसी सत्यव्रती अपना गांधी था। बहुत खूब, बहुत खूब। अचंभा था विश्व में, अद्भुत वो अवतार था, अहिंसा के पुजारी को मानव से प्यार था। सत्य ही था ईश्वर उसका, था वो सत्याग्रही, स्वतंत्र हो देशवासी बस कामना यही। जाति धर्म से परे मनुष्य उसको समान था, ईश्वर अंश एक, हिंदू ना मुसलमान था। खोजता था प्रेम वाणी, ढूंढता प्रेम ज्ञान था, समन्वय जानता मानता गीता कुरान था। दुनिया देखती आज उसके चिंतन की ओर, उसके नेक मार्ग पर ही है विश्व प्रेम की डोर। वसुधैव कुटुंबकम का अहिंसा है आदर्श, दया प्रेम क्षमा सत्य है मानवता का उत्कर्ष। था कुशल पथ निर्देशक, मानव हित सर्वज्ञ, महामानव का स्मरण करे, राष्ट्र रहे कृतज्ञ, राष्ट्र रहे कृतज्ञ। और ये मेरी दूसरी श्रद्धांजलि, मेरा दूसरा निवेदन लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, और इस कविता का शीर्षक है नन्हे। बहुत खूब। नाम तो था नन्हे प्रसाद, हृदय मगर विशाल था। हाँ जी। नाम तो था नन्हे प्रसाद, हृदय मगर विशाल था। कितना सहज सरल वो भारत माँ का लाल था। सादा जीवन था मगर विचार था बहुत ऊंचा, ईमानदारी की वह तो अद्भुत ही मिसाल था। गरीबी में पला और जिया गरीबों के लिए, सर्वोच्च पद पाके भी जीता वो फटे हाल था। जवानों पर किसानों पर करता था गर्व, करता खुद उपवास था जब देश में अकाल था।
भूमि को अति गर्व था, भूमि को अति गर्व था, पा लाल बहादुर सपूत, और हिमालय का भी हुआ उन्नत भाल था। क्या था सौभाग्य वो भी, क्या था सौभाग्य वो भी, भाग्यशाली इस राष्ट्र का, जवाहर खोया तो तुरंत पा लिया ऐसा लाल था। नियति की होती लेकिन, नियति की होती लेकिन ऐसी ही कुछ विडंबना, ताशकंद में प्रतीक्षारत काल वो विकराल था। नमन करता राष्ट्र आज लाल बहादुर शास्त्री को, राजा वो राजा नहीं था, अद्वितीय राष्ट्रपाल था, अद्वितीय राष्ट्रपाल था। तो ये 2 श्रद्धांजलि मैंने दी अपने दिवंगत 2 महापुरुषों को। और अब एक राष्ट्र के लिए एक समर्पण, मेरे कुछ शब्द। भारत भूमि महान है, भारत भूमि महान है, प्रेम स्नेह से पूरित मेरी भारत भूमि महान है, प्रेम स्नेह से पूरित मेरी भारत भूमि महान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है। बहुत खूब, सर बहुत पे ताज हिमालय का, पांव में सागर की पायल, सर पे ताज हिमालय का, पांव में सागर की पायल, जो भी देखे रूप लुभावन हो जाए इसका कायल। गंगा यमुना बाजूबंद है, गंगा यमुना बाजूबंद है, ब्रह्मपुत्र कमरदान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है। क्या बात। शस्त्र श्यामला धरती है, शस्त्र श्यामला धरती है, ऋतुएं भी 6 आती हैं, कितनी पावन सरिताओं में वसुधा है नहाती यहाँ। शस्त्र श्यामला धरती है, ऋतुएं भी 6 आती यहाँ, कितनी पावन सरिताओं में वसुधा है नहाती यहाँ। रूप अनूप लिए उषा नित लाती मुस्कान है, रूप अनूप लिए वसुधा नित लाती मुस्कान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है। आकर त्योहार यहाँ पर करवा जाते मेल हैं, गले लगाते ईद में सबको होली रंगों का खेल है। बैसाखी है धूम, क्रिसमस उपहारों का दान है विविधता में एकता इसकी यह पहचान है। पास पड़ोस में कभी है किया नहीं अतिक्रमण, चाहे हम सबकी प्रगति, चाहिए हमको अमन। अतिथि होते देव हमारे, जान रहा जहान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है। और ये अंतिम बंद इस कविता का कि मिटे नहीं आदर्श हमारा, अपनी है ये जिम्मेदारी। मिटे नहीं आदर्श हमारा, अपनी यह जिम्मेदारी, राह में काटा आए न कोई, रखनी होगी तैयारी। प्राणों से प्यारा हमें तिरंगा और संविधान है, प्राणों से प्यारा हमें तिरंगा और संविधान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है। प्रेम स्नेह से पूरित मेरी मातृभूमि महान है विविधता में एकता इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने, या बिल्कुल जैसे इंदु जी भी ताली बजा रही हैं और आपको कमेंट्स भी मिल रहे हैं। और गणेश दत्त जी वो चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा अरुण कुमार पासवान जी, आपका बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत गंभीर कविताएं रही आपकी, अरुण जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। और देश प्रेम के लिए, और आज गांधी जयंती और हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की याद दिला दी।
की भी याद दिला दी। बहुत महान कविताएं और बहुत गहरे भाव, ये सब हमारा देश प्रेम निकलता है। कोई कहानी में लिखता है, कोई गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि जो सब लोग जुड़ते हैं और अपना समय देते हैं और अपना काव्य पाठ इस रोशन निर्मल रोशन मंच पर करते हैं। मैं बहुत ही तहे दिल से, बहुत शब्दों के द्वारा बार बार आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। तो अब मैं अपने इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले कवि जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने पहले हमारे लिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत की अपने शब्दों में। और ये बहुत ही, जैसे मैं एक शब्द यूज करती हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये भारत के और खासकर ये भारत के उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत काम करती हैं। तो इनका परिचय भी बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि ये वैसे गुड़गांव और गुरुग्राम जिसको हम कहते हैं प्रदेश में, वहां पर ये प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्षा है महिला काव्य मंच की। ये संयोजिका भी है। इस परंपरा संस्था ये अपने पति राज निगम जी के साथ बहुत काम उसके लिए करती है, मुझे बहुत मालूम है। और इनके 9 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और टीवी चैनल रेडियो पर भी अपने कार्यक्रम काव्य पाठ करती हैं। और इनको भी बहुत सारे सम्मान देखिए प्राप्त हुए हैं। अगर मैं लिस्ट पढ़ूंगी तो मैं इन्हीं की काव्य इनके काव्य पाठ से आपके काव्य पाठ से आपका समय नहीं लेना चाहूंगी। और लेकिन जो एक दो शब्द होते हैं कि जैसे इनको विश्व हिंदी लेखिका मंच द्वारा महादेवी वर्मा शक्ति सम्मान प्राप्त है। जो देखिए बहुत से मंच हैं जो हमें सम्मानित करते हैं, लेकिन कुछ नाम होते हैं, जैसे महादेवी वर्मा का जो नाम है वो प्राप्त करना बहुत ही एक सौभाग्य की और आशीर्वाद की बात है। और इनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनका आपको भेज दूंगी, पूरा परिचय आप पढ़िए और इनसे संपर्क करिए। तो बस अब बहुत परिचय ना पड़िए सुषमा जी। तो चलिए, अच्छा इंदु जी आपका आभार है, आप जुड़ी हैं। तो मैं आपके लिए भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ। जी स्वागत। और उनकी जो कविता है आंखें खोल, तो ये देश के लिए ही है। अभी अभी अरुण पासवान जी ने बहुत अच्छा समय बांध दिया भारत के लिए, देश प्रेम के लिए। तो ये पंक्तियां भी वो कहते हैं, आंखें खोल अरे भारत उठ, आंखें खोल अरे भारत उठ, आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी, देखिए ये कब से लिखी होगी और ये आज भी हमारे लिए लगता है जैसे कि अभी लिखी गई। बिल्कुल, तो है ना, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, पल पल है अनमोल, अरे भारत आंखें खोल। तो जैसे अरुण कुमार जी ने इतना अच्छा समय बांध दिया, और इन्हीं पंक्तियों से मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति से इंदु जी मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब पटल आपका, हम आपका काव्य पाठ सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पुनः माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय हरीश नवल सर को, और इसने सुधा भाभी जी को प्रणाम करती हूँ। अरुण सर को और गणेश दत्त बजाज सर अभी जुड़े थे, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और सुषमा जी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपने इतने सुंदर मंच से मुझे जोड़ा है और बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं आप मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों के साथ। बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी 2 रचनाएं पढ़ूंगी, उससे पहले मैं 4 लाइनें पढ़ती हूँ। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर दोनों महान विभूतियों को शत शत नमन करते हुए उनके लिए पढ़ती हूँ मैं। स्वागत है आपका, स्वागत है। जय जवान और जय किसान वो कहते थे, जय जवान और जय किसान वो कहते थे, शास्त्री जी तो देश प्रेम में बहते थे, शास्त्री जी तो देश प्रेम में बहते थे।
सत्याग्रह सिखलाया गांधी बापू ने, सत्याग्रह सिखलाया गांधी बापू ने, आजादी दिलवाई उनके जादू ने, आजादी दिलवाई उनके जादू ने। इन 4 पंक्तियों से प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए एक रचना पढ़ना चाहती हूँ। देखिएगा, मैं हिंदी को किन किन रूपों में देखती हूँ। माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौचंदी, जो कुंभ या नौचंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। हाथों में जैसे कंगना, जैसे हो पीका अंगना, हाथों में जैसे कंगना, जैसे हो पीका अंगना, अंगड़ाइयां सुबह की, तन्हाइयां विरह की, अंगड़ाइयां सुबह की, तन्हाइयां विरह की, हाथों में जैसे मेहंदी, हाथों में जैसे मेहंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। हिंदी जैसी भाषा दुनिया में दूसरी कोई नहीं। तो कहती हूँ, बंसी के टेर जैसी, शबरी के बेर जैसी, बंसी के टेर जैसी, शबरी के बेर जैसी, हर धर्म का ये दर्पण, इस पर है प्राण अर्पण, हर धर्म का ये दर्पण, इस पर है प्राण अर्पण, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, कोई नहीं प्रतिद्वंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। और अंतिम छंद पढ़ रही हूँ। दुनिया के बिना हिंदी के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो कहती हूँ, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही निराला है, हिंदी ही शिवाला है, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी, हिंदी ही स्वर की देवी, हिंदी ही महादेवी। भारत कहो या हिंदी, भारत कहो या हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, माथे पे जैसे बिंदी, जैसे हो शिव का नंदी, जो कुंभ या नौचंदी, जो कुंभ या नौचंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी, ऐसी हमारी हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। अब एक दूसरी रचना पढ़ती हूँ मैं। बिल्कुल स्वागत है इंदु जी आपका बहुत अपने हिंदी और देश के लिए बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा। सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता,
सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता, क्या बात। और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता। रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते दिखते हैं। हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा। मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है। मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, मातम मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है। मन समझाता है। लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते बहुत सुंदर, हैं, बहुत सुंदर। नाम तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। और अंतिम छंद है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है। चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, क्या बात। चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है। प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है कुछ भी लिखते हैं। जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जब जब बहुत सुंदर। कहाँ दिखते हैं, क्या क्या प्रेम और भाव। आपका राग तो बहुत अच्छा है, अच्छा, धन्यवाद सर। सस्वर पाठ। धन्यवाद। हाँ जी, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। सुंदर। बहुत अच्छा किया गीत। मैं सबसे चाहूंगी कि अब प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ जी, तो बहुत आभार, धन्यवाद आपका इंदु जी, आपने बहुत अच्छा काव्य रचना का काव्य पाठ किया है, और आपका जुड़ने के लिए आभार, आपका धन्यवाद। तो अभी मैं जो आपने कविताएं पढ़ी हैं और जो देश के लिए, हिंदी के लिए, और हिंदी को किस किस के साथ आपने जोड़ा, और वो सब भाव हम सब हिंदी प्रेमियों के साथ सभी इसीलिए जुड़े हुए हैं आज। हम सभी भाषाएं प्रेम हमें अच्छी लगती हैं, अपनी राज्य भाषा, देश भाषा, इंग्लिश भी अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा जिसको हम पहले बोलते हैं, जिसको हम सीखते हैं, उससे बहुत प्रेम होता है। तो इसी तरह मैं अब कार्य को, अपने काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूंगी। और जो अगले कवि हैं वो देखिए, वो भी हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं, टोरंटो कनाडा से। इनका नाम है धर्मपाल महेंद्र जैन जी। धर्मपाल जी, अब मैं आपको धर्मपाल जी ही कहकर आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाना चाहती हूँ कि आप जुड़े हैं, मुझे इसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। और आपकी जहां तक जो देखने है आपका, आप भौतिकी और हिंदी और अर्थशास्त्र, न जाने कितनी डिग्रियां सब आपने भी ली हुई हैं। और आपका जो प्रकाशित पुस्तक का व्यंग संकलन है, डॉलर का नोट, भीड़ भेड़िए, दिमाग वालों सावधान, तो इनके 25
मतलब ये तो इनके अपने कुछ काव्य संकलन है, सर क्यों दांत फाड़ रहा है, तो लेकिन इनके 25 से अधिक साझा संकलनों में भी कविताएं, हास्य, व्यंग प्रकाशित हो चुके हैं। और इनकी अपनी ही जो है 800 से अधिक कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी। मुझे लगता है कि अब एक एक प्रोग्राम एक ही कवि को बुलाकर पूरा 1-1.5 घंटे का केवल हास्य व्यंग पे होना चाहिए, और एक ही कवि को बुलाकर, ताकि हम 800 में से कम 100 तो सुन सकेंगे उस दिन। तो और आप संपादन का कार्य भी करते हैं, और कनाडा में आप? जी जी हाँ जी, बिल्कुल मैंने देखा। और आपका मैं अभी तहे दिल से अपने इस निर्मल रोशन मंच पर स्वागत करती हूँ, और आपको आमंत्रित करती हूँ मैं हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों से। चल मर्दाने सीना ताने, चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गीत गाते। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गीत गाते। एक हमारा देश, हमारा वेश, हमारी कौम, हमारी मंजिल, हम किससे भयभीत, हम किससे भयभीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। इन्हीं पंक्तियों से मैं धर्मपाल जी आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए, अपनी रचनाएं हम सबको सुनाइए, किसी भी विधा में आप सुनाइए, गीत गाइए, व्यंग पढ़िए, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है आपका। सुषम जी और सभी मित्रों और आदरणीय हरीश जी, आप सबका स्वागत। अब कविताएं लिखता हूं तो मेरे कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा। स्वागत है। और सुषम जी ने मुझे जिसलिए बुलाया है तो उससे शुरुआत करता हूं। काव्य पाठ कैसे करें, इस विषय पर बोलने के लिए सुषम जी ने बुलाया। मैं आपका आभारी हूं। मैं धर्मपाल जी एक क्षमा चाहूंगी, मैं सुषमा हूँ। जी ठीक है। सुषमा, सॉरी। क्योंकि हमारी अमेरिका में सुषम बेदी जी एक जी बहुत जी महान जी हस्ती, जी तो वो तो बहुत अच्छी, अब हमारे साथ नहीं है दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छे काम करती थी, इसलिए मैं सुषमा के नाम से ठीक हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बुरा नहीं मानिएगा, धन्यवाद। तो ज्ञान पढ़े पढ़े सड़ जाता है और बांटने से बढ़ता है, इसलिए मेरा ज्ञान सड़ जाए इसके पहले मैं आपको बांट देना चाहता हूं। सबका काव्य पाठ सुना। काव्य पाठ में सिद्ध हस्त और सिद्ध कंठ होने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि काव्य पाठ असाधारण कला है। कविता लिखनी आए या न आए, कवि को कविता का पाठ करना आना चाहिए। कविता में दम हो ऐसा जरूरी नहीं है। दम कवि में होना चाहिए। कवि की वाणी निर्भीक होना चाहिए। माइक काम नहीं कर रहा हो तो भी कवि को अपनी कविता अंतिम जन तक पहुंचाना चाहिए। कवि को अपनी कविता का मुखड़ा विस्तार से समझाना चाहिए और उसे इतनी बार दोहराना चाहिए कि वह श्रोताओं को याद हो जाए। क्या बात है। कवि को अपनी कविता में आए रस आदि विशेषताओं का विश्लेषण कर समझाना चाहिए, ताकि बाद में अनर्थ से कोई अर्थ न निकाले। और कवि भारत भवन के कवियों जैसा अकादमिक न हो तो कोई बात नहीं, पर उसे टोरंटो के कवियों जैसा ज्ञानी तो होना चाहिए। मीना जी क्षमा करें। तो कविता में जहां जहां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि आए वहां उनका विशेष उल्लेख करना चाहिए। कवि गोष्ठी रात्रि के प्रथम प्रहर में हो तो कविता राग यमन में चलनी चाहिए। गोष्ठी दोपहर पूर्व हो तो कविता राग यमन भैरवी में होना चाहिए।
आप में से किसी ने यहाँ प्रश्न किया है कि कविता में राग भैरवी तो होता नहीं है। तो कवि बंधुओं, यदि काव्य शास्त्र में कोई राग न हो तो हमें नए कॉकटेल राग बनाना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ इतनी बर्फ गिरी पड़ी हो और आप राग मल्हार में कविता सुनाएंगे तो सब कीचड़ कादा हो जाएगा। इसलिए राग दरबारी में कविता लिखने वाले दूसरे ग्रुप के कवियों से विनती है कि जब आप राग दरबारी साध सकते थे तो साहित्य का सम्मान ढूंढने के लिए भारत छोड़कर विदेशों में आए ही क्यों? बिल्कुल। आप भारत में कभी से साहित्य भूषण हो गए होते। जब आप काव्य पाठ करें तो खुद समझ लें कि आपके समान महान कवि अभी तक नहीं हुआ। पिछली सदी में जो तुलसी, कबीर और मधुशाला नाम के प्रख्यात कवि हो गए और अपनी घराली के नाम पर 4-4 लाइनें सुनाकर प्राण लेने वाले कवि हो गए, आप वैसे कवि नहीं हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास धारण करके काव्य पाठ करें और वाणी में ओज भरें। वाणी में ओज नहीं हो तो कहीं से अद्दे पौवे का इंतजाम करें। क्या कहा? आप अद्दे पौवे का अर्थ नहीं जानते? हिंदी के कैसे धूर्त कवि हैं आप, जो 1-2 पेग का देशज शब्द नहीं जानते। है कविता में जब कामा आए तो कवि को रुक जाना चाहिए और ताली बजे तो कविता आगे सुनानी चाहिए। ढंग से ताली न बजे तो मिसरे को तब तक घुमा घुमा कर सुनाना चाहिए कि दाद मिलनी शुरू हो जाए। आप मुझे दाद ही नहीं दे रहे। साथ ही कवियों को बार बार इशारा करने से वाह वाह भाव प्रबल होता है। साथ ही कवियों के साथ यदि आपकी वाह वाह संधि नहीं है तो आपके कवि धर्म पर लानत है। कारतूस का इंतजाम किए बिना कोई सिपाही मोर्चे पर लड़ने जाता है भला? और आप यहाँ बिना कारतूस के इंतजाम के आ गए और बीच बीच में ठिठोली करने के लिए पहले किसी ठिठोली विशेषज्ञ से अपना मामला जमा लें और उसके बाद काव्य पाठ करें। हमेशा याद रखें कि काव्य पाठ सामूहिक कला है। अकेला कवि कभी मंच नहीं जीत सकता। इसलिए आपके साथ जो जो भी काव्य पाठ कर रहा हो उनकी खुलकर प्रशंसा करें। और अंतिम बात कि कविता की जगह कवि की जेब से शॉपिंग लिस्ट भी निकल आए तो उसे यह सोचकर शॉपिंग लिस्ट पढ़ना चाहिए कि वह कविता पढ़ रहा है। जब आप मंच पर आए तो आपके हाथ में आपकी छपी किताब हो। इससे श्रोता पहले ही समझ जाता है कि आप डायरी छाप कवि नहीं हैं। और काव्य पाठ जब भी करें बिना डरे करें और खुद को समझाएं कि हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। मैं सोचता हूं कि ये काव्य पाठ के ऊपर मेरा वक्तव्य आप सब लोगों को अच्छा काव्य पाठ करने के लिए उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्ञान दिया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर ज्ञान, बहुत बहुत सुंदर बहुत ज्ञान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कमाल करते हैं आप। और जो आपने बातें कही हैं कि अगर नहीं भी है, माइक भी नहीं है, तब भी आपकी आवाज अंतिम श्रोतागण तक पहुंचना चाहिए। हम आगे आपके बारे में कुछ और कहें, पहले मुझे ये बताइए धर्मपाल जी, अभी कुछ और पढ़ना चाहेंगे आप? एक कविता चाहे तो मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइएगा, क्योंकि हमारे साथ वैसे भी आलोक शर्मा जी जुड़े नहीं हैं अभी तक। जी जी, उनको मैसेज नहीं जा रहा। आप प्लीज अपना जितना समय दिया कम से कम उतना तो लीजिए। तो बस एक छोटी सी कविता है। हाँ जी। और वह मैं कहूँ कि बुजुर्ग लोग या मेरी उम्र के लोग अपनी प्रेमिकाओं को अब किस तरह से देखते हैं, तो मेरे युवा साथी जो यहाँ हैं वो मुझे क्षमा करें। और कविता का शीर्षक है कल मिलो तो। हाँ जी। कल मिलो तो साथ लाना माटी की वो ही महक जो तुम्हारी बस तुम्हारी है। पारिजात फूलों की सुगंध तुमसी नहीं लगती,
कल मिलो तो साथ लाना माटी की वो ही महक। कल मिलो तो बाल वैसे ही भले, कहीं उलझे कहीं बिखरे, अभिजात के केशों में उंगलियां अब नहीं फंसती नहीं चलती, कल मिलो तो साथ लाना माटी की वो ही महक। कल मिलो तो रंग पानी का तुम्हारी आंख पर हो, कल मिलो तो रंग पानी का तुम्हारी आंख पर हो, नर्म पलकों पर सजावट अच्छी नहीं लगती, कल मिलो तो होंठ सूखे हों अरंगे अकृत्रिम, लिपस्टिकी अनुभूतियां कुदरती नहीं लगती, कल मिलो तो गोधुली सा चेहरा मद्दम मुस्कुराता हो बुलाता, बनावटी आभा वहां अब अपनी नहीं लगती, कल मिलो तो शाम में हो शाम की आवारगी, कल मिलो तो शाम में हो शाम की आवारगी, कॉकटेली थिरकने मन की नहीं लगती, कल मिलो तो साथ लाना माटी की वो ही महक। और अंत में मैं अपनी प्रेमिका से कहता हूं, कल मिलो तो तुम मिलो जैसे मिली पहले पहल, कल मिलो तो तुम मिलो जैसे मिली पहले पहल, अप्सरा बनी तुम प्रिया उत्सव नहीं लगती, कल मिलो तो साथ लाना माटी की वो ही महक। बहुत खूब, बहुत गहरे शब्द, बहुत बढ़िया। बहुत संवेदनशील कविता है, बहुत। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, आपका जो व्यंग बताया, व्यंग रूप में आपने हमें एक्चुअली संदेश दिया सभी को। और मुझे कुछ याद आ गया, यहाँ पर एक शुक्ला जी होती थी, वो कहती थी हम गीतकार नहीं है, हमारे पास कोई वाद्य नहीं होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हमारे कवियों के पास, हमें ही उनके तक पहुंचना पड़ता है किसी भी तरह, कोई गीत में कोई गजल में जैसे भी पहुंचते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका धर्मपाल जी कनाडा से जुड़ने के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या आलोक शर्मा जी जुड़ पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि अशोक शर्मा जी जुड़ पाए हैं, तो मैं आप सबको आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं उनके साथ आपको मैं जोड़ती हूँ। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अब अपने आप को। आप अनम्यूट हैं जी? हाँ जी। ओके। डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो साहित्यिक परिवार परिवेश में जन्मी और दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के हिंदी विभाग में 43 वर्ष इन्होंने अध्यापन किया है। आप सोच सकती हैं कि ये हिंदी की विदुषी हैं और बहुत ही इन्होंने काम किए हुए हैं। दो मेरे जो इनका परिचय मैं छोटा सा भी दूंगी और चाहे बड़ा भी दूंगी तो मेरे लिए वो शब्द इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास अधिक शब्द नहीं होंगे कि संत काव्य परंपरा में कवि अक्षर अनन्य का स्थान है और इनको जो इस विषय पर इनको पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त इनको हुई थी और इन्होंने प्राप्त की थी। और देखिए डिग्रियां अगेन फिर सभी लोग बहुत ही पढ़ते हैं, पीएचडी मास्टर्स और एमडी तक करते हैं, तो अपनी शिक्षा के अलावा ये कवित्री के रूप में अमेरिका में हिंदी संस्था के सौजन्य से इनका जो काव्य पाठ करती हैं और कई पटल पर ये अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भी अपने आप को अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करती हैं कि अभी आप इनको सुनेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ मेरे शब्द सही हैं, तो आप देख पाएंगे इनको। और इनकी जो अपनी कविताएं हैं कई जगह पर प्रकाशित भी हो चुकी हैं और ये कई जगह अपने आप कविताओं को प्रसारित भी करती हैं, राष्ट्रीय चैनल में भी और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल में भी इनकी 20 कविताएं प्रसारित हो चुकी हैं। तो डॉक्टर सुधा नवल जी एक पोएट्रेस के अलावा एक चित्रकार भी हैं। वो तो देखिए दिल से कलम निकलती है तो दिल से ही जैसे ब्रश चलता है डॉक्टर ने सुधा जी। तो मेरा एक सौभाग्य है कि आप लोग
मेरे साथ जुड़ पाते हैं कि डॉक्टर नवल, प्रोफेसर नवल, हरीश नवल जी। और अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी इस पटल पर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जो है गांधी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके आमंत्रण के लिए मैं लेकर आई हूँ कि देश में जिधर भी जाता हूँ, देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को। अब ये जो अंतिम पंक्ति है, ये वैसे धर्मपाल जी ने भी जो कहा है उसको सुनिएगा कि कोई तूफान उठाने को कवि गरजो, कवि गरजो, कवि गरजो, कवि गरजो। तो आइए आप पटल पर डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, जो कि आज की मुख्य अतिथि हैं। हाँ, मैं सभी स्वागत सुधा जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत मैं स्वागत। सभी को नमस्कार कर रही हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर नवल आप 2 डिवाइस रखे हैं एक जगह पे। हाँ हाँ जी, डॉक्टर नवल आपको आपको म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी, अब हाँ जी, मैं अभी हाँ आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप नहीं छोड़िए। अच्छा। हाँ जी, मेरी कविता हाँ जी, है स्त्री, हाँ जी, नारी। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, हाँ जी। दुर्गा मैं ही हूँ। क्या बात है। मैं स्त्री हूँ, संपूर्ण, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा मैं ही हूँ। मेरे ही रूप सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक, जन्मदायिनी स्त्री हूँ मैं। क्या बात है। मेरे ही रूप सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक, जन्मदायिनी स्त्री हूँ मैं। पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं, पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं, स्नेह देना, प्रेम करना उद्देश्य है। जीवन के पथ को पार करना है, अकेले नहीं सबके साथ चलना है। क्या बात है। अंतरंग सखा होने का पुरुष और स्त्री ने वायदा किया था। संसार की सृष्टि और नई पौध की उपज के लिए दोनों मिले थे। सदियों से, युगों से, वर्षों से हम साथ साथ चले थे, और तुम स्त्री, मैं और तुम, स्त्री और पुरुष, सदियों से चलते आ रहे हैं। जितनी मैं तुमसे, तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। जितनी मैं तुम्हारे बिना, उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम पूर्णता की खोज में जुट जाते हैं, एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पुरुष की अर्धांगिनी हूँ, संतान दायिनी हूँ। परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण सृष्टि हम दोनों से ही है और हम दोनों के लिए ही है। संपूर्ण सृष्टि हम दोनों से ही है, हम दोनों के लिए ही है। तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। क्या बात है। तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो। अरे वाह। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो। तुम गलती करते हो, मैं क्षमादान देती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ, तुम त्याग देते हो। क्या बात है। हम दोनों सृष्टि के व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं माया, कपटी और त्याज्य हो उठती हूँ, और तुम मेरा त्याग कर योगी बन जाते हो। और तुम मेरा त्याग कर योगी बन जाते हो। दोनों ही प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय विशालता का प्रतीक होता है। यदि तुम कृष्ण या अर्जुन की तरह बहुत सी स्त्रियों से प्रेम करते हो, तब स्त्री की विशालता और पुरुष को प्रेम करने में नहीं,
पर पुरुष को प्रेम करने में नहीं, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को सहारने में है, स्वीकारने में। क्या बात है। मेरे ही कोख से पुरुष का जन्म बधाई का पात्र है और स्त्री का जन्म विषाद। फिर भी हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के चिरकाल के साथी हैं। मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो, मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया अर्थ, बहुत बहुत सुंदर भाभी जी, बहुत ही सुंदर। पूरा धन्यवाद। चित्रण बहुत खींच दिया सुंदर। आपने। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कविता स्नेह जी। क्या और सुनाओ? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हाँ, जरूर जरूर सुनाए। समय है? स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, जी, एक और सुनाइएगा। अच्छा जी, एक कविता का शीर्षक है गौतम। अच्छा जी, स्वागत। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ और दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद तुम्हें कुछ न व्यापता और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। ओह गॉड, ओह माय गॉड। और समय है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। शीर्षक का नाम है सीमा। हाँ जी। जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, हाँ जी। जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में है, शायद ही किसी विश्व युद्ध में हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपकी नमस्कार। आप- बताइए, मैंने जोर से सुनाई है ना? एटम बम डाल दिया। आपकी जो बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर सार्थक धन्यवाद, रचनाएं धन्यवाद। आपकी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। की कविताएं आपकी दोनों कविता जो बहुत पाठ वाली हैं, जो चाहे वो छोटी थी, लेकिन उस 4 पंक्तियों में आपने बुद्ध के लिए और जो उसके बाद जो कहा है, वो तो बहुत ही काफी बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। बहुत और जो पहले नारी और पुरुष का संबंध भी आपने बताया। बहुत सुंदर वो रचना। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको सुषमा जी की तरफ ले चलती हूँ। सुषमा जी अपनी कविता सुनाए। और इनके बारे में तो आपको मालूम ही है कि कब से 30 सालों से न्यूयॉर्क में पढ़ा रही हैं और वहां प्रिंसिपल भी रही हैं, और इनकी कविताओं की संग्रह भी आ चुके हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। इतनी किताबें, हाँ, इतनी किताबें लिख चुकी हैं। मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। जी, स्वागत। सुषमा जी, आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। मैं आती हूँ अभी। सुषमा जी, 4 पंक्तियां मैं दे दूं? आपने बहुत सुंदर संचालन किया है, सबको हाँ, अपनी हाँ। आपने पंक्तियों से बुलाया है, मैं अपनी पंक्तियों से आपको बुला रही हूँ। तुमने हमको पुकारा, चले आए हम। तुमने हमको पुकारा, चले आए हम। रूप को फिर निखारा, चले आए हम। रूबरू आईना था, तसल्ली हुई। रूबरू आईना था, तसल्ली हुई। उसका पाकर इशारा, चले आए हम। उसका पाकर इशारा, चले आए हम। तो सुषमा जी ने सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां पढ़ी हैं और बहुत सुंदर संचालन किया है। तो आइए, बहुत आदर के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इंदु जी। मैं सब प्रेम बुलाया और आप सब लोग आ गए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बार डॉक्टर स्नेह से पूछना चाहूंगी कि आप कुछ इन कवियों के बारे में कहना चाहेंगे? 1-2 मिनट। हाँ, आप कविता सुना लेंगी, उसके बाद कहूंगी। नहीं, आप पहले कह दीजिए। हाँ, तो आप पहले, मैं पहले कह दूं? आप देख सुना लीजिए। लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी।
ओके, मैं आपकी आज्ञा लेकर अब सबकी अरे नहीं, मेरी आज्ञा नहीं है। नहीं, सभी सभी कवियों की अब मैं अपनी कुछ रचनाएं देखती हूँ कि मैं क्या। हाँ जी, तो देखिए, पहले मैंने जो समय था, मैंने कहा कुछ महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखने की पहले भी कोशिश करी है, लेकिन जो अभी अभी लिखा है उसको मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, क्योंकि गांधी जी के ऊपर अगर लिखना चाहे तो हम पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, लेकिन उनको कुछ पंक्तियों में बांधना मेरे लिए कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। तो हाँ जी, जीवन रहा जिनका सीधा सादा, जीवन रहा जिनका सीधा सादा, उनकी प्रेरणा रही उनकी प्रिय माता। बन सत्य और अहिंसा के पुजारी, बन साहित्य और अहिंसा के पुजारी, अनगिनत लोगों की जिंदगी संवारी। साउथ अफ्रीका में रह स्थापना की, साउथ अफ्रीका में रह स्थापना की, सविनय अवज्ञा संघ इंडियन कांग्रेस की। प्राप्त करके शिक्षा विदेश में, प्राप्त करके शिक्षा विदेश में, आ गए फिर भारतीय भेष में। उतार दिए थे विदेशी पेंट सूट, है शायद कि कभी न पहने बूट। उसके बाद शायद कि कभी न पहने बूट। तुम तो सदा अविराम चलते रहे, पर लोग भेदभाव अपने ही देश में सहते रहे। लिया प्रण स्वतंत्रता लाने का, लिया प्रण स्वतंत्रता लाने का, दुनिया को सत्य दिखलाने का, जन जन को एकजुट कराने का, अंग्रेजों की वास्तविकता बताने का। सॉरी, मैं किसी को ना म्यूट करना चाहूंगी, किसी का पीछे से आ रहा है मुझे कोई। खैर, अभी शायद आवाज पीछे से बंद हो गई है कि सॉरी, लिया प्रण स्वतंत्रता लाने का, दुनिया को सत्य दिखलाने का, जन जन को एकजुट कराने को, अंग्रेजों की वास्तविकता बताने को, रहे अविचलित कभी ना तुम डोले। गांधी, रहे अविचलित कभी ना तुम डोले, अपने निर्णय सदा शांत हो बोले। भारतीय उपमहाद्वीप था विशाल, जिसकी स्मृति की थी ना कोई मिसाल। निर्भय हो पकड़ी केवल एक ही डगर, कर प्राण त्याग अपने हो गए अमर। स्वप्न एकजुट होने का कोई न माना। बापू, जो आपका स्वप्न था एकजुट होने का कोई ना माना, तुम्हारे बलिदानों को भी ना पहचाना। वो अभी भी चल रहा है कि तुम्हारे बलिदानों को ना पहचाना। इस कविता का जो मेरा अंतिम बंद है कि तुम्हारे जैसा कभी कोई जन्म लेगा, तुम्हारे जैसा कभी कोई जन्म लेगा, घर परिवार संग जो धन त्याग देगा। आओ देखो कितने तुम्हें चाहने वाले हैं, आओ और देखो तुम्हें कितने चाहने वाले हैं, और अब कौन इस देश के रखवाले हैं। हूं हैरान कि कैसे बचाएं हम देश का ईमान, हूं हैरान कि कैसे बचाएं देश का ईमान। जाति पाति छोड़ हम कब होंगे सब समान, जाति पाति छोड़ कब होंगे सब समान। तो ये गांधी जी के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। बहुत सुंदर। एक पहले तो मैं मौसम के लिए लिखकर लाई थी, फिर मैंने कहा नहीं, एक छोटी सी कविता बहुत वर्ष पहले मेरी पुस्तक में से है, ये मेरी पहली पुस्तक थी, उसमें से एक छोटी सी पढ़ देती हूँ और समय को ध्यान में रखकर। इसका शीर्षक है रेत। मुट्ठी भर रेत क्यों थामे बैठे हो, मुट्ठी भर रेत क्यों थामे बैठे हो, मुट्ठी में बंद रेत कण कण जिसका फिसल रहा है। तुम्हारी उंगलियों के पोरों के बीच से मुट्ठी बंद कर लो, तुम्हारी उंगलियों के पोरों के बीच से मुट्ठी बंद कर लो, या फिसल जाने दो। जिसे चाहते हो उसे मुट्ठी की रेत में समेट लो, जिसे चाहते हो उसे मुट्ठी की रेत में समेट लो। न बनाओ घर रेत का,
न बनाओ घर रेत का, देखते ही देखते ढह जाएगा। ढहना तो इसकी किस्मत है, जो रेत का घर है, रहना तो उसकी किस्मत है। जन्म और मरण प्रकृति का क्रम है। जन्म और मरण प्रकृति का क्रम है। जीवन की सुगंधी बनी रहे, बस यही अभिप्रेत है। भर लो अपनी झोली में रेत के इन चमकते कणों को, जीवन में कर लो आत्मसात। रेत के इन चमकते कणों को जीवन में कर लो आत्मसात। चमक उठे दिन और रात, चमक उठे दिन और रात। बंद कर लो मुट्ठी अपनी, फिसल न जाए जीवन के सुनहरे क्षण। बंद कर लो मुट्ठी अपनी, फिसल न जाए जीवन के क्षण। तो इन्हीं दोनों बहुत बढ़िया, मैं बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, दोनों बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि, आज की जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर स्नेह सुधा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो उनके पश्चात फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। हाँ जी, आइए जी, आप कुछ। नमस्कार। हाँ जी, आइए जी स्नेह सुधा जी। नमस्कार सुषमा जी, धन्यवाद। और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आपने ये जो निर्मल रोशन साहित्यिक मंच बनाया, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आपने अपने माता पिता को याद करते हुए दिन चुना और ये संस्था आपने बनाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, निर्मल जी और रोशन जी को। धन्यवाद। अब आपने मुझे भी ये स्थान दिया, मुझे अतिथि बना दिया। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझती हूँ कभी भी। नहीं, ऐसा नहीं कहिए। बेसिकली क्या है, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काम दे रही हूँ, और क्या है, मेरा साथ काम कोई आप बहुत। हाँ जी। मैं सबसे पहले जिन्होंने निगम जी ने जो सरस्वती को याद किया, उनकी जो सरस्वती की जो उन्होंने लिखी थी, मन में अपने वश में नहीं किया और मैंने अपना तुम्हें अधीन मान लिया मैंने तुमको अपने, हे शारदे माँ मैं तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ रही हूँ। तो बहुत अच्छी उन्होंने प्रार्थना लिखी शारदे माँ को, और बहुत बहुत आभार। और बाद में उन्होंने गांधी जी पर शब्द बोले कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, शास्त्री जी पर बोला, तो ये बहुत अच्छा था। मैंने कोई कविता ऐसी नहीं सुनाई, पर मैंने अप्रिशिएट किया, आप लोगों को प्रशंसा की है जिन्होंने सुषमा जी का कहना माना है। उन्होंने कहा था कि इस पर लिखे, तो मेरे को अच्छा लगा ये। और फिर उसके बाद आपने हिंदी पर कविता बोली कि शिव का जो नंदी है, कहा ना उन्होंने, शिव का नंदी ही मेरी माथे की बिंदी है और मेरी वो हिंदी है। बिल्कुल है ना, तो बहुत अच्छी पंक्ति थी। उन्होंने इस तरह से कभी उनको वंशी की टेर के साथ जोड़ा, कभी शबरी के बेर के साथ जोड़ा। हिंदी को उन्होंने बहुत किया और कहा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है हिंदी का, और हिंदी तो सबके लिए है। हिंदी ने बहुत विशाल अपना रूप फैलाया हुआ है। तो जैसे निराला, शिवालय, ये सब उन्होंने कहा कि निराला की बिंदी महादेवी की, और शिवालय स्वर की घंटी की जो आवाज है वो भी हिंदी की बिंदी में छिपी हुई है। तो जो हिंदी की बिंदी है उसका बहुत उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि ऐसी हिंदी है हमारी, और हिंदी की बड़ी प्रशंसा उन्होंने करी। और फिर उन्होंने एक दूसरी जो अगली कविता सुनाई थी, वो थी नाम तुम्हारा लिख जाता है, जब जब तुमको देखूं मेरे हृदय में तुम्हारा नाम लिख जाता है। सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे अच्छा। रहा है। जी मैम। जब जब मैं अपने हृदय में झांकती हूँ तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ दिखाई देता। मुझे लगता है अपने पति के ऊपर ही उन्होंने कहा होगा। ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि जब सही कहा है ना, जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे कान्हा दिखते हैं।
हाँ जी, है मैं ना? स्नेह और जी से सूरज चांद दिखते हैं। मैं क्षमा एक सेकेंड, अरुण कुमार जी आप कोई मुझे मैसेज भेज न रहे हैं? नहीं, अच्छा सॉरी, ओके सॉरी, आप हाँ जी आप बताइए स्नेह जी, सॉरी। हाँ जी, कहती जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम्हारा रूप कैसा लगता है, कान्हा जैसा लगता है, कृष्ण नजर आते हैं मुझे तुम्हारे अंदर। बड़ी बात है भाई। पति को कोई इस दृष्टि से देखे, बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा निगम, इंदुराज निगम जी, ये धन्यवाद वाली भाभी, बात सुन बहुत करके। क्योंकि मुझे बहुत कभी आभार। कृष्ण नजर नहीं आए पति में। अरे कोई बात नहीं, आप में राधा नजर आई होंगी सर को जरूर। चलिए अब आगे इसको चलाते हैं। हाँ, हाँ तो जी, सूरज चांद ये सब चीजें इनको इसमें नजर आती रही। हाँ तो जी, हाँ अच्छा जी। इन्होंने लिखा है और ये बहुत सुंदर इनका वर्णन था, बहुत अच्छी कविता थी। इसका और क्या व्याख्या हो सकती है? नहीं कोई बात उसके नहीं। बाद हाँ जी, मैंने सुना उनको मीना चोपड़ा जी को, हाँ जी, उनकी कविताएं क्या थी, छोटी छोटी कविताएं पर इतनी भावुक कर देने वाली, इतनी मेरे मन को मत देने वाली थी वो कविताएं। बहुत सुंदर कविताएं थी। ओस की एक बूंद, जो कि कहती है, क्या करती है कि वो बस मेरे व्याकुल में, बस ओस की बूंद गिरती है और मेरे व्याकुल मन को व्यथित कर देती है, व्याकुल मन में मेरे डूब जाती है। ऐसे बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया उसकी बूंद का। और फिर उन्होंने हाथों की एक छुअन, लाखों जुगनू हजार, लाखों जुगनू जुगनू हवाओं में मर चुके हैं, नहीं बह चले हैं। बह चले हैं, लाखों जुगनू हवाओं में बह चले हैं। सुनिए आपकी कविताएं तो मुझे बहुत मुग्ध कर दी, बहुत ही सुंदर सटीक कविताएं थी, जो कि मेरे, हाँ बहुत मेरे दिल पर छू गई हैं वो। मेरे आप कह रही है कि मेरे मन पर अंकित है, जो आप कह रही हैं वो जुगनू जो है सब कुछ, वो मेरे मन पर भी अंकित हो गए हैं। यही नहीं है, और मुझे लगता है जितने यहाँ पे कवि बैठे हैं सबको मन को छू गई है कविताएं। और कविता वक्त की स्याही में तुम्हारी और कुछ भी नहीं, है ना कविता आपकी जो थी, वक्त की स्याही। हाँ, ख्वाबों में डूबी स्याही आकाश को रोशन कर गई, है ना ऐसा। मैं आपको देख देख के बात कर रही हूँ। आकाश को रोशन कर दिया मैंने, कायनात में उनको देखा, पर मेरी जब झुकी आंखें तो मैंने झुकी आंखों में सिर्फ तुमको ही देखा। तो इस तरह जो आपकी कविताएं थी वो मेरे मन पर बहुत ही असर करके गई, और बहुत सुंदर कविताएं थी जिनका जो भावना से परिपूर्ण थी। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, इंदु बरोट जी इंग्लैंड से थी। इंदु बरोट जी हाँ जी बिल्कुल इंग्लैंड से ही है। हाँ जी, हाँ, और अध्यापिका का काम कर रही हैं, गुरुकुल युग चला रखा है उन्होंने, शायद कोई गुरुकुल नाम से। हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने अरे हाँ मिल गई आप। अभी तक आपकी तस्वीर नहीं थी मेरे सामने। तो आपने जो प्रवासी मन पर लिखा है, वो जो स्थापन का आपका दौर है, जो आप आज तक कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पर? 15-20 साल हो गए। हाँ देखिए, तब से अब तक आप उसे भूली नहीं। वो जो आपका देश है, आपका गांव है, आपका सब कुछ है, वो आपके मन में अभी तक बसा हुआ है। फिर भी आपका जो चेतन मन है उसको छुटलाना चाहता है ना? बार बार कहती नहीं ये इंग्लैंड मेरा है, ये मैं इधर ही की हूँ, ये सब कुछ मेरा है। आप चेतन मन से तो उसको झुटलाना चाह रही हैं, पर अब चेतन बार बार ऊपर उभर के आ जाता है, और वो गांव, वो नानी का घर, और वो सब आपको याद आता है। तो आपने जो वर्णन किया है, जो व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर व्याख्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा शहर है बार बार कहती है, उसका चेतन मन बार बार उसको कहता है नहीं नहीं इंग्लैंड मेरा शहर है, मैं इधर रहती हूँ, परंतु ननिहाल याद आता है, परंतु भारत याद आता है। और क्या क्या चीजें आपने रूपक बांधे हैं, क्या क्या बातें बताई, वो सारी सच है। कि कैसे नाना के घर जाते थे, बस में जाते थे, कैसे गांव में
हम गोबर से लीपते थे घर को, कैसे भैंस वगैरह का चारा लगाते थे, सब बहुत सुंदर वर्णन आपने किया, एकदम जीता जागता यथार्थ वर्णन था। तो वो बहुत सुंदर लगा मुझे। और आपके मन का जो तन्हाई है जो आपको ले जाती है उधर, वो अभी तक छूटी नहीं। कोशिश करती है, आप कोशिश करती हैं, परंतु अभी तक जाता है। बहुत याद आता है मुझे नानी के घर जाना, मुझे भी याद आता है मुझे भी बहुत याद आता है नानी के घर जाना। वो खोया खोया सारा चित्र मेरे सामने उभर के आता है, जैसे आपको आता है। बहुत सुंदर वर्णन है, यथार्थ वर्णन था। बहुत धन्यवाद। हाँ, अरुण कुमार जी पासवान जी जो नोएडा से हैं, उनका अरुण कुमार नोएडा, पासवान जी जो है वो नोएडा से ही है ना? जी जी। अच्छा अच्छा, आप क्या रिटायर हो चुके हैं? जी, 2018 में ही आकाशवाणी से मैं रिटायर हो चुका हूँ। ओहो, बिल्कुल नहीं लगते कि आप रिटायर हो गए सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बिल्कुल रिटायर नहीं लगते। बहुत बढ़िया। हाँ आपकी कविता में बापू के प्रति कृतज्ञता जो आपने दर्शाई है वो बहुत सुंदर है। आपने बताया कि वो चुनौती देते थे और ये सब बापू की कविता में आपने बताया, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। और आपने अपने उनके बारे में शास्त्री जी के बारे में, हाँ शास्त्री जी के बारे में जो कहा वो भी बड़ा अद्भुत है। कहते हैं उन्होंने क्या किया, नाम तो उनका नन्हे कुछ करके बताया आपने कविता में कि नन्हे था, परंतु काम उनके कैसे थे, महामानव की तरह बहुत बड़े काम उन्होंने किए। और उन्होंने व्रत रखा, व्रत रखते थे, गरीबियों को देखते थे, ये सारी चीजें आपने उस कविता में अपनी बताई, बहुत अच्छा था। उसके बाद आपने एक भारत भूमि पर कविता लिखी, वो भी बहुत श्रेष्ठ थी। मेरे मन में भी राष्ट्रीय प्रेम बहुत अधिक है, परंतु मैं कविता नहीं लिखती हूँ उस पर है बहुत प्रेम मुझे। तो आपने उसमें बताया कि मेरा देश महान है, प्रेम है, उसमें स्नेह है और सब कुछ है, सारे श्यामल भूमि है, और ये सब बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। तो ये आपका जो था उसमें 6 ऋतुएं थी और सारी विविधता में समग्रता थी, ये सारी चीजें आपने अपनी कविता में बताई, बहुत अच्छा था आपका। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ धर्मपाल महेंद्र जी कनाडा से जो हैं। कविता की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने की। कहाँ चले गए? नहीं, यही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। वो जब आप लोगों का चित्र आता है ना तो लगता है मैं सामने देख के आपसे बात कर रही हूँ। दरअसल जो बोलता है कवि उसका चित्र सामने आ जाता है, तो इसीलिए जिसकी आप विवेचना कर रही हैं वो अपना एक शब्द बोल देते हैं तो आपको नजर आने लगते हैं। जी नहीं तो अच्छा भी लगता है ना। हाँ कि हम उनको देख के सामने बात कनेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इन्होंने कविता की जो व्याख्या की है और कैसे कविता बोलनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये बातें तो बिल्कुल सही है और ऐसे ही होना चाहिए। मैंने अपनी आवाज तो बुलंद कर ली थी तो ठीक है, मैं कविता की व्याख्या बहुत सुंदर मुझे लगी। और जैसे उन्होंने ये भी बताया कि ये वाला राग होना चाहिए, दोपहर में गाएं तो ये वाला राग होना चाहिए, रात को गाएं तो ये वाला राग होना चाहिए। किसी ने प्रश्न भी किया था इनसे, तो फिर उन्होंने 4 लाइनों वालों के लिए भी कहा कि उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, तो स्पष्ट हो रहा था किसके लिए कह रहे हैं तो वो सब उन्होंने कहा। फिर उसके बाद ये सारी व्याख्या करने के बाद, ये आख्यान करने के बाद, फिर उन्होंने एक कविता सुनाई, कल मिलो तो माटी की महक की तरह मिलना। क्या बात। जो पहले मुझे जो माटी की महक आती है वो माटी की महक मुझे अच्छी लगती है, वो ही मिलो। वैसे नहीं मिलो कि लिपस्टिक लगा लो जैसे हम लोग मिलते हैं आजकल, कहते ऐसे नहीं मिलो, बिल्कुल वो मिलो जो पहले जमाने में होते थे, माटी की महक आती थी, वो सब वो इन्होंने लिखा है। परंतु अब ये तो रहते कनाडा में, माटी की महक कहाँ से आएगी बताइए बर्फ की ठंडक आएगी। क्योंकि हम दोनों स्नेह जी एक गांव में पले बड़े हैं। हाँ वो
वो बचपन में जब पहली बार मिले थे तो तब की बातों को लेकर के लिखी गई कविता है। तभी तो मैं कह रही हूँ अब तो आएगी नहीं जी अब महक तो नहीं आ सकती, अब तो बर्फ की ठंडक ही आपको आएगी। जी नहीं, बर्फ की ठंडक तो है, लेकिन जब स्प्रिंग आती है तो हाँ हाँ, उसमें वो बहुत अच्छी होती है स्प्रिंग, इसमें कोई बहुत, शक नहीं। और वो खो जाती है विंटर्स में, सर्दियों में खो के फिर लौट के आती है। तो बिल्कुल, मेरे को तो अपना हिंदुस्तानी याद आ रहा है। तो हाँ जी, हाँ मुझे जी। नहीं मालूम था यहाँ पर भी बहुत सुंदर अच्छा मौसम होता है बड़ा, पर कनाडा में कैसा होता है जान लो। नहीं, गर्मियां बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा अच्छा। और सिर्फ सर्दियां जब शुरू होती हैं और खास तौर से दिसंबर और जनवरी बहुत बर्फ गिरती है, हाँ, तो हाँ, वो बड़ा तकलीफदेह होता है। हाँ, फिर हाँ। धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मतलब प्रकृति का सौंदर्य और मिट्टी की महक हाँ। यहाँ पे भी बहुत बिल्कुल चलिए बिल्कुल। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ मैंने जी, भी हाँ अभी जी। गर्मी देखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हमने एयर ग्रीनरी। कंडीशनर सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही बंद किए हैं, 2 हाँ जी, हफ्ते चलिए पहले। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्नेह सुधा जी आप अपना, हाँ जी। नहीं, अब मैं सुषमा मल्होत्रा जी आपकी अरे कविता के बारे में कहती हूँ। ये- जीवन रहा जिनका सीधा सादा, आपने बापू पर कहा, और उन्होंने कहा कि जीवन जो है बापू के ऊपर, यदि मैं महाकाव्य लिखने लग जाऊं तो मैं पूरा महाकाव्य भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बापू का चरित्र ही ऐसा था महान। बिल्कुल बिल्कुल। तो बापू की जो आपने कविता लिखी वो बहुत अच्छी थी। और फिर उन्होंने, आपने सुनाया, मुट्ठी भर रेत को थामे बैठे हो और ये कड़ कड़ फिसल जाने दो इसको, है ना। वैसे मुट्ठी में यदि रेत भरते हैं ना तो वो वैसे अपने आप फिसलती ही जाती, निकल जाती, खाली हाथ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर कविता थी आपकी ये भी। और मुझे एकदम, जब आपने बापू के बारे में बोला तो मुझे दिनकर की एक कविता की पंक्तियां याद आई। ये लाश मानव की नहीं, मानवता की, भाग्य विधाता की, ये नहीं, यह अर्थी चली नहीं मनुष्य की, मनुष्य के मानव, ऐसी कुछ कविता थी, मुझे उस समय भूल रही है, पर रामधारी सिंह दिनकर की थी। मुझे एकदम मेरे स्मृति पटल पर वो कविता छा गई थी उस समय जब आप सुना रही थी। और आपने पहले भी रामधारी सिंह दिनकर के लिए कहा था ना किसी को, तो वो मुझे बहुत याद आए उस समय। मैथिली शरण गुप्त पर मैंने भी काम किया है, उनका जय भारत था किताब, तो उस पर मैंने महाभारत से तुलना करी है करके अपना डिसर्टेशन लिखा था, तो वो भी मुझे याद आ रहा था उस समय। तो आपकी जो संचालन था उसमें जो आप किसी का वर्णन कर रही थी, चाहे आप कह रही थी रामधारी सिंह, चाहे आप मैथिली शरण गुप्त, पर मुझे सब चीजें मेरे स्मृति पटल पर छा रही थी और सब मुझे याद आ रहा था। तो आपका संचालन बहुत अच्छा था, तो मैं आपको भी साधुवाद देती हूँ और सभी लोगों से नमस्कार करती हूँ। सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत भावप्रवण थी, और सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और सुषमा जी आपको बहुत कि आपने मुझे इतना स्थान दिया। अभी आप सब लोग सिर्फ 3-4 मिनट के लिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सभी का धन्यवाद पहले करती हूँ जितने कवि जन गुणे जुड़े थे हमारे साथ, सभी गुणी जन। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ, गणेश दत्त जी जो कि हमेशा जुड़ते हैं, श्रोतागण भी हैं और ये कवि भी हैं बहुत अच्छे, और हमारे साथ नीलम वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ इंदु बरोड जिन्होंने काव्य पाठ किया है, धर्मपाल, महेंद्र जैन जी और इंदु निगम जी और डॉक्टर हरीश नवल जो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और इंदु जी ने तो 4 चांद लगा दिए, हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिला दिया। हमारी मित्र उषा गुप्ता जुड़ी हैं, हमारी कवियत्री मीना चोपड़ा जो कि कनाडा से जुड़ी हैं, अरुणा गुप्ता, डॉक्टर गौतम जो कि न्यू जर्सी से जुड़े हैं, मेरे पति वेद जुड़े हैं, लेकिन आज जैसे मैंने अपने शुरू में देखा मेरा कैमरा तंग कर रहा था तो वो हमारा आज कैमरा उनका ऑन नहीं है। तो प्रवीण कुमार जी जुड़े हैं, तो कोई और हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। मैं सबका धन्यवाद करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रही हूँ। तो मैं 4 पंक्तियों से इस प्रोग्राम को अभी
यहीं पर संपूर्ण करूंगी और अगले महीने के पहले रविवार के लिए फिर हम मिलेंगे। तो जो पंक्तियां हैं वो मैं गांधी जी के ऊपर ही गांधी जी की ही पंक्तियां कहूंगी। लेकिन कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को हम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता की उपमा दी थी, और पूरे देश में पूरे विश्व भर में वो बापू के नाम से पुकारे जाते हैं। तो गांधी जी के जो बहुत ही अच्छे स्वर में लता जी ने और कई कवियों ने नहीं, गायकों ने गाया है वो भजन, और जो उनकी रचना है गांधी जी को कवि नरसिंह मेहता की ये जो रचना थी बहुत प्रिय थी। मैं गाने का प्रयास नहीं करूंगी क्योंकि मैं इतनी अच्छी गायिका नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी वो रचना जिसको गांधी जी हमेशा बहुत पसंद करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने, पर अभिमान न मन अभिमान न आने ने, सकल लोक मा सौने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन जननी तेरी रे, धन जननी तेरी रे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगी और आप सबका धन्यवाद करूंगी। हाँ जी, स्नेहसुधा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कह रही थी डॉक्टर नीलम वर्मा भी आई है। अच्छा, सॉरी, अगर मैं डॉक्टर नीलम वर्मा जी का स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए और जुड़ने के लिए, और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको गांधी जयंती, शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। उसको आप आनंद लीजिए। छुट्टी तो आज आपको भारत में नहीं मिली, और माँ दुर्गा का नवरात्रि जो चल रही है, माँ सबके ऊपर, हम सब पर आशीर्वाद दे और आप सबको खुश रखे, मंगल कामनाओं के साथ हमारा जीवन आगे बढ़े। सुषमा जी, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम हर महीने करती हैं, और कार्यक्रम के समाप्ति के साथ साथ इसी विषय पर मैंने एक छोटा मुक्तक लिखा था, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। सॉरी गणेश जी, जब प्रोग्राम अध्यक्ष समाप्त कर देता है, रियली सॉरी। मैं आप मुझे पहले कह देते तो फिर ऐसे है, आप बोलिए तो इसका मैं समापन बाद में करूंगी। आइए आप। नहीं, समापन का ये मुक्तक ही था, सिर्फ 10 सेकंड का, कोई ऐसी बात नहीं, फिर कभी। सॉरी, आप आइए प्लीज, आइए प्लीज आइए। सॉरी, मैं इसी आपके जो आपके संग और आपके साथ की बातें उसी के बारे में है। संग ना छूटे, मोह ना छूटे, और ना छूटे ने, चाहे रहें दूर दूर हम, कभी न कम होसने, कभी न कम होसने। बहुत सुंदर, गणेश दत्त जी, ये जो आपने कहा ना, कभी न छूटे स्नेह, और आपका स्नेह मुझे मालूम है। देखिए, मैं आपको गणेश जी का बता ही देती हूँ कि गणेश जी कवि हैं और ये संचालन करते हैं प्रत्येक रविवार को जिस टाइम पर हमारा होता है, लेकिन ये वहां से अपना कार्यक्रम समाप्त करके मेरे साथ जुड़ जाते हैं, को होस्ट भी बनते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। इसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ गणेश जी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं समय की सीमा रखते हुए मुझे लगा मैं नहीं दे पाऊंगी, और मैं अब नीलम वर्मा जी को भी देख रही हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए भी। गणेश दत्त जी, आपका भी धन्यवाद। सभी कवियों को फिर से मैं इस प्रोग्राम को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कुमाऊं से हैं? जी नहीं, मैं बिहार से हूँ। जी, मैं बिहार से हूँ, अल्मोड़ा